नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्पेशल जो एसटीसी या डीएड जो बच्चे कर रहे हैं सेकेंड ईयर जिनका अभी चल रहा है फिलहाल में, तो उसके पेपर नंबर 1 जो आपका मतलब दूसरा पेपर है, पेपर नंबर 7 से आपके पेपर स्टार्ट होते हैं। तो दूसरा पेपर जो हमारा चल रहा है उसकी हम एक यूनिट जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि वो यूनिट आपकी क्लियर हो गई है, वो यूनिट आपकी समझ में आ चुकी है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम मैथ और साइंस से संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि मैथ हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, मैथ पढ़ने का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या भूमिका है। तो इन सारी चीज़ों पर हम विचार विमर्श करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखना जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अब हम 2.1 यूनिट पढ़ेंगे। 2.1 यूनिट के अंदर दैनिक जीवन में गणित व विज्ञान की भूमिका हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम 2.2 भी इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे और 2.2 यूनिट में हम पढ़ेंगे गणित और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, गणित और विज्ञान की शिक्षा क्यों प्राप्त की जाती है, ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी मतलब हमको इसी की विशेषताएं हैं, कौन सा फायदा हमको इससे होता है कि हमें गणित और विज्ञान का शिक्षण जरूरी होता है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2.1 में गणित और विज्ञान की हमारे जो जीवन है, दैनिक जीवन, उसमें क्या भूमिका है, किस प्रकार से हमारे लिए ये जो साइंस और मैथ है ये किस प्रकार हमारे जीवन को आसान करती है या क्यों हमारे लिए ये जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित की भूमिका, मतलब मैथ का क्या हमारे जीवन में रोल होता है। सबसे पहले हम किसकी भूमिका पढ़ने वाले हैं इसमें, गणित की भूमिका। ऐसा मैथ के अंदर क्या है कि हमको मैथ पढ़नी पड़ती है, मैथ हमारे जीवन में क्या काम आती है, तो मैथ की भूमिका पढ़ेंगे। आपको पता है कि मैथ के अंदर हम संख्याओं का ज्ञान लेते हैं। किसका ज्ञान लेते हैं? संख्याओं का। और संख्याएं हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपको बाजार जाना है, आपको कोई फल लेना है, सब्जी लेना है, कितना खरीदना है, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 1 किलो, तो ये जो है सारी चीजें आपको संख्याओं के द्वारा ही पता चल सकता है। जब आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तो आप अच्छी प्रकार से उसको समझ पाएंगे। ये हमारा सबसे जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यदि बात आती है हमारी कि गणित शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो गणित शब्द की उत्पत्ति हमारे ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। कौन सी भाषा की? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखने की प्रवृत्ति। मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है वो सीखने की है। सीखने की प्रवृत्ति शब्द से हमारा जो सब्जेक्ट है गणित, वो शब्द जो है निकल कर आया। इसमें क्या है कि आपको पता है शाखाएं होती हैं गणित की, जैसे ज्यामितीय रूप होता है, बीज गणित होता है, अपन रेखा गणित भी बोलते हैं, अंक गणित भी बोलते हैं, वैदिक गणित बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मैथ की ही शाखाएं होती है, गणित की ही शाखाएं होती है। गणित जो है वो हमारे दैनिक जीवन में यदि बात करें तो रोजमर्रा के कामों में भी हमारी जो मैथ है वो हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि यदि मुझे फल और सब्जियां बाजार से लानी है तो मुझे कितनी मात्रा में वो लेनी है, कितना पैसा उनको देना है, कितना पैसा मैंने उनको दिया, उसमें से मुझे उसको कितना रिटर्न देना है, ये सारा हिसाब किताब मैं तब लगा पाऊंगा जब मुझे गणित का ज्ञान होगा। दूसरी चीज, यदि मैं बैंक गया, बैंक से मुझे पैसा लेना है तो वहां पर भी आपको मैथ की मतलब संख्याओं की आवश्यकता जो है वो होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको
मैथ की बहुत ज़रूरत होती है और इसके क्या क्या लाभ और महत्व होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, उनको हम बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले गणित की जो भूमिका है वो आती है आपकी समय प्रबंधन। सबसे पहला महत्व यदि हम देखते हैं तो आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का मतलब है कि यदि आपको किसी भी कार्य को किसी एक विशेष समय पर करना है तो उस समय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 2 बजे कहीं जाना है, मुझे 5 बजे जाना है, मुझे सुबह 6 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, 5 बजे जगना है। तो ये सारी जो हैं वो संख्याएं हैं। क्या हैं ये? संख्याएं। तो जब तक आपको मैथ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको समय का प्रबंधन आप नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। दूसरा बिंदु होता है बजट बनाना। यदि हम गणित की दूसरी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता के अंदर आता है बजट बनाना। बजट बनाना का मतलब होता है, जैसे माना कि हमारे परिवार की इनकम 10,000 रुपये महीने है, तो हमें परिवार की इनकम के अकॉर्डिंग ही हमारे परिवार का मैनेजमेंट करना होगा। मतलब हमारे परिवार का खर्चा जो है वो हमें उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। तो यदि आपको उसका मैनेजमेंट करना है, मतलब उसका एक बजट तैयार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आपको संख्याओं का ज्ञान है तो आप अपनी इनकम और परिवार के जो खर्चे हैं उन सबको आप आसानी से जो है वो जोड़ सकते हो, आसानी से उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको प्लस माइनस कर सकते हो और देख सकते हो कि मुझे खर्चा कितना कम और ज़्यादा करना चाहिए कि मेरे परिवार का बजट बना रहे। एक आपका होता है खेल में। यदि आप कोई भी खेल खेलते हैं तो खेल में भी आपको मैथ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे माना कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में हम रन बनाते हैं। अन्य कोई खेल है जिसमें पॉइंट्स होते हैं, किसी खेल में कुछ होता है, तो वहाँ पर हमको एक काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है कि भाई मैंने कितने रन बनाए, मैंने कितने पॉइंट बनाए, मेरा उनसे कितना रन कम है, हमारी टीम कितने रन और लेकर जीत हासिल कर सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काउंटिंग के बाद ही संभव हो पाती है। तो इसलिए हमें खेल में भी क्या है, मैथ की आवश्यकता होती है। एक अगली जो इसका महत्व है अगला, वो है खाना बनाना। खाना बनाना, यदि माना कि आप कोई खाना बना रहे हैं और किसी खाना बनाने की आप कोई भी डिश बना रहे हैं, उसकी रेसिपी आपको पता है, लेकिन उस रेसिपी के अनुसार आपको सारी सामग्रियां एकत्रित करनी पड़ेगी। माना कि किसी मसाले को आपको 2 चम्मच डालना है, 5 चम्मच डालना है, या इतनी मात्रा में लेना है, ये चीज़ पानी इतनी मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ों की मात्रा के लिए आपको संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, और संख्याओं का मतलब है मैथ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैथ की भूमिका हमारे यहाँ पर भी होती है। एक व्यायाम और डाइटिंग है। व्यायाम पे डाइटिंग। यदि आप व्यायाम करते हैं, आप डाइटिंग पर हैं, तो आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपने कितना खाया, कितने दिनों से आप व्यायाम कर रहे हैं। आप माना कि कोई ऐसी व्यायाम कर रहे हैं जैसे आप उठक बैठक कर रहे हैं, तो आपको कितनी उठक बैठक करनी है, 10 करनी है, 2 करनी है, 5 करनी है, आपकी कितनी उठक बैठक कंप्लीट हो चुकी है, कितनी और आपकी बाकी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। एक आपकी ड्राइविंग, मतलब वाहन चलाना, वाहन चलाना। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो आपको
मैथ आना बहुत जरूरी है। आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितने किलोमीटर आपको जाना है, कितने किलोमीटर आपका अभी सफर बाकी है, ये सारी चीजों के लिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक आपकी होती है, जैसे आप सिलाई का काम करते हैं, सिलाई करना, सिलाई करने में आपको माना कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से घर के कार्य ऐसे जिनमें हमको काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है, संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी हमारी जो मैथ है हमारी हेल्प करती है। जैसे आपको सिलाई कर रहे हैं, आपको किसी का कोई भी कपड़े का नाप लेना है, तो वो कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर में है, क्या है, ये सारी चीज़ों की नाप आप तभी ले सकते हो, तभी उनको आप एक जगह नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, जब आपको मैथ का ज्ञान होता है। मैथ का ज्ञान होने पर आप उसको आराम से कर सकते हो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ जो है वो सार्वभौमिक रूप से समझी जाने वाली भाषा है। सार्वभौमिक रूप से समझी जाने वाली भाषा का मतलब आपको कतई ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये बिंदु क्या है। भैया सार्वजनिक समझी जाने वाली भाषा ये है कि सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोग। सार्वभौमिक भाषा है, सार्वभौमिक मतलब यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सभी व्यक्ति इस मैथ वाली जो कंसेप्ट है, काउंटिंग जो है, संख्याएं जो है उनको जानते हैं। माना कि एक व्यक्ति अनपढ़ है और वो व्यक्ति दुकान चला रहा है, वो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है, वो टेम्पू चला रहा है, वाहन चालक है। अब यदि वो टेम्पू चला रहा है और उसको पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है, तो उसको भी संख्याओं का ज्ञान होता है। यदि उसको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने कार्य में सफल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो भाषा है हमारी वो क्या है, एक सार्वभौमिक भाषा है। अब यदि बात आती है, ये तो आपकी हो गई गणित की भूमिका। अब अपन देखेंगे कि विज्ञान की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका, विज्ञान के हमारे जीवन में क्या भूमिका है। विज्ञान आपको पता है कि ये सारी चीजों को का अध्ययन करने के काम आता है। जैसे माना कि हमारा ब्रह्मांड है किस प्रकार काम करता है, हमारे वातावरण में क्या है, ठीक है ना, चंद्रमा कहाँ पर है, ग्रह कहाँ है, उपग्रह क्या है, या कोई अन्य चीज की कोई खोज करनी है, कोई आविष्कार करना है, तो ये हमारी विज्ञान का कार्य होता है। तो विज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होती है। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि विज्ञान जो है वो अनेक प्रकार की होती है। विज्ञान के जो प्रकार हैं वो बहुत है। जैसे माना कि आपकी भौतिक, जैसे आप ये मान के चलिए आपने 10th क्लास पास की, 10th क्लास पास करने के बाद में अब आप 11th में जाते हैं। कोई कहेगा सर मुझे साइंस लेना है, कोई कहेगा मैथ लेना है, कोई कहेगा आर्ट्स लेना है, कोई कहेगा कॉमर्स लेना है, कोई एग्रीकल्चर लेगा या कोई कुछ भी लेगा। तो वहाँ पर हमको साइंस लेने के लिए भी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, साइंस के जो प्रकार हैं, उनकी हमें वहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि साइंस कितने प्रकार की होती है और साइंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट हमको लेने हैं। उनमें से 3 विषयों का चुनाव आपको करना होता है। तो जैसे इसमें अपन देखते हैं भौतिक विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान के अंदर आपकी भौतिक खगोल विज्ञान से संबंधित चीजें आ जाती हैं। रसायन विज्ञान होता है जिसमें आपकी गैस हैं, अम्ल हैं, उनकी रासायनिक क्रिया किस प्रकार से आपस में क्रियाएं करते हैं और अन्य गैस या अन्य अम्ल या कोई अन्य एसिड वगैरह ऐसी चीजें बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रसायन विज्ञान के अंदर आती हैं। जीव विज्ञान के अंदर आपको जीवों की जो, जैसे हम मनुष्य भी एक जीव है। इसके अलावा आपका चाहे चींटी है, चाहे वो बहुत बड़ा हाथी है, तो चींटी से लगा करके हाथी तक के जो भी जीव हैं उन सबके विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो विज्ञान इस प्रकार से अनेक प्रकार से हमारे जीवन में काम आती है। अब जैसे माना कि आपको खाना बनाना है, खाने में हमारे विज्ञान काम है, सांस ले रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सारी चीजें जो उपकरण हमारे लिए बनाए गए हैं, ये सभी उपकरण जो है वो साइंस के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले साइंस के कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे यातायात,
हमारा विज्ञान का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है यातायात। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, कैसे जाना है, कितनी जल्दी जाना है ना, किस प्रकार से जाना है। आपको सड़क मार्ग के यातायात अलग मिल जाएंगे, रेल मार्ग का यातायात मिल जाएगा, वायु मार्ग का यातायात मिल जाएगा, आपको जल के ऊपर चलने वाले यातायात मिल जाएंगे। ये किसकी देन है भाई? ये सारी देन साइंस की है। मतलब विज्ञान के आविष्कार हैं ये। विज्ञान ने इन सारी चीज़ों को खोजा है और विज्ञान ने खोज करके हमारे उपयोग के लिए बनाया है। एक अपन की दैनिक उपयोगी वस्तुएं, दैनिक उपयोगी वस्तुएं, आप दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में लेते हैं, जैसे माना कि आप साबुन लगाते हैं, आप शैम्पू लगाते हैं, ठीक है ना, आप टूथपेस्ट मतलब आप कॉलगेट कर रहे हैं, अन्य प्रकार से आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है और वो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस की देन है। इसके अलावा अपन के खाना पकाने में आवश्यक सामग्री, आपको खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए आपको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो यह आवश्यकता पड़ेगी कि आपके पास गैस हो, गैस नहीं तो कोई और चीज हो, और गैस का आविष्कार साइंस की देन है। यदि आप गैस का उपयोग करते हैं, आप स्टोव का उपयोग करते हैं, स्टोव को आप किसी विधि से चला रहे हैं, किसी केरोसिन लिक्विड तेल से चला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी साइंस की देन होती हैं। और भी काफ़ी रसोई के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जिसका आविष्कार साइंस के द्वारा किया गया है। एक आवास, मतलब रहने के लिए जगह, आप रहने के लिए मकान बना रहे हैं, रहने के लिए और कोई चीज बना रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी साइंस के आविष्कार के अंदर आती हैं। साइंस के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं है। दूसरी चीज, जिस लोहे का हम अपने कपड़ों को इस्त्री करने के लिए उपयोग करते हैं वह विज्ञान का आविष्कार है। चाहे आप कपड़े की प्रेस कर रहे हैं, और यदि आप कपड़े की भी प्रेस कर रहे हैं तो ये आविष्कार किसका है? विज्ञान का है। कहने का मतलब विज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है और गणित भी हमारे लिए जरूरी है। तो भैया इस 2.1 यूनिट की यदि अपन बात करें तो आपको प्रश्न बनेगा ओनली दैनिक जीवन में गणित और विज्ञान की क्या भूमिका है, गणित और विज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार का महत्व रखते हैं। तो आपको गणित के लिए ये चीजें ध्यान रखनी है और साइंस के लिए ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इन बिंदुओं को भी यदि आप जानते हैं और यदि इन बिंदुओं को भी आप नहीं जानते हैं तो आप दिमाग में रख लेना कि हमारे जीवन में मैथ से संबंधित और साइंस से संबंधित कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में उपयोग में ली जा रही हैं। और यदि वो चीजें आपको पता है उनमें से छाट करके लिख दो, आपका काम हो जाएगा, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है आपकी 2.2 यूनिट गणित और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। गणित और विज्ञान जो शिक्षण है ये हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में, ये अपन पढ़ेंगे अभी। गणित विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य मतलब 2.2 गणित व
के आपको किस उद्देश्य से गणित पढ़ाई जाती है। अब इसमें अपन पहला बिंदु अपन पढ़ेंगे गणित पढ़ाने का उद्देश्य या गणित शिक्षण का उद्देश्य। आपको गणित क्यों पढ़ाई जाती है, आपको गणित क्यों पढ़ाई जाती है। तो गणित पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं इनको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। गणित का सबसे यदि अपन पहला गणित पढ़ाने और सीखने के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आएगा यह पहचाने कि गणित हमारे चारों ओर की दुनिया में व्याप्त है। मतलब गणित हमको जीवन में चारों तरफ जो है, हमारे जीवन में चारों तरफ जो हमारे वातावरण है इसमें हमको गणित की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने अभी गणित का महत्व देखा था, भूमिका देखा था, जिसमें हम खाना बना रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाजार से सामान ला रहे हैं। हर जगह आपको मैथ की और हर जगह आपको नंबर्स की मतलब संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो जब इनकी जरूरत हमको हमेशा हर जगह पड़ रही है तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ हमको हर जगह चाहिए। एक गणित की उपयोगिता, शक्ति और सुंदरता की सराहना करें। गणित की जो उपयोगिता है, गणित की जो शक्ति है, गणित हमारे जीवन को किस प्रकार से अच्छा बना रही है, इसकी भी हमको प्रशंसा करनी चाहिए। गणित का जो अगला उद्देश्य है वो ये कि समस्याओं को हल करते समय दृढ़ और धैर्य विकसित होता है। गणित की समस्या कोई भी आ गई, आप उसको गणित की समस्या को हल कर रहे हैं तो इससे हमारा जो धैर्य होता है और हमारी दृढ़ता जो होती है वो हमारी क्या होती है, इससे विकसित होती है। एक गणित की जो भाषा है, प्रतीक और अंकन को समझें और उनका उपयोग करने में सक्षम हो। गणित को हमें, ये आपके उद्देश्य नहीं है, ये केवल हम ये समझ रहे कि गणित क्या है। उद्देश्य हम अलग से बिंदु वाइज पढ़ेंगे। गणितीय जिज्ञासा विकसित करें और समस्याओं को हल करते समय आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का उपयोग करें। गणित जो है उसकी जिज्ञासा को विकसित करें। जिज्ञासा का मतलब होता है गणित को सीखने की आपकी इच्छा। आपके मन के अंदर गणित को सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर से कि भाई मुझे गणित सीखनी है और आपको समस्याओं का हल करना है। स्कूल और वास्तविक जीवन दोनों स्थितियों में समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए गणित का उपयोग करने में आवश्यक है। चाहे आपका घर है, चाहे स्कूल है, आप वास्तविक जीवन में जी रहे हैं, आप समाज में रह रहे हैं, जहाँ भी आपका गणित से कार्य होता है, गणित की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें गणित का उपयोग करना चाहिए। गणित में आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। आगे आपको पढ़ाई करने के लिए गणित के बारे में आपका कौशल विकसित करना कि आपको आगे गणित की पढ़ाई करनी है तो वो किस प्रकार से करनी है। अमूर्त, तार्किक और आलोचनात्मक सोच और अपने काम और दूसरों के काम पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने की क्षमता विकसित करना। हमारा काम और दूसरे का काम, इन दोनों कार्यों के बीच में एक संतुलन बिठाना, इन दोनों कार्यों के बीच में एक तुलना करना और एक आलोचनात्मक विवेचन करना। आलोचनात्मक विवेचन का मतलब होता है यदि मेरे कार्य में कुछ कमी है तो वो कमी मुझे पता होनी चाहिए और दूसरे के कार्य में यदि कोई कमी है तो उस कार्य की कमी उसको पता होना चाहिए। गणित में सूचना और संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग की आलोचनात्मक सराहना विकसित करना। गणित में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, उसकी आलोचना और उसकी सराहना विकसित करना। हमें उसकी प्रशंसा के लिए उसको विकसित करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हमें इसकी सराहना करनी है, मतलब प्रशंसा करनी है। और गणित के अंतर्राष्ट्रीय आयाम और इसके बहुसांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की सराहना करना। अब अपन सबसे इसके बाद में सबसे हमारी जो मुख्य चीज है वो है उद्देश्य। और उद्देश्य के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य में ज्ञान में समझ। ज्ञान में समझ। आपको पता है कि मैथ को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर
एक तो उसका सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान होगा, और एक उस बच्चे के अंदर इसकी समझ आएगी। समझ का मतलब जो हमने इससे पहले भूमिका महत्व पढ़ा था उसकी समझ आएगी। वो अपने चीज़ों का हिसाब लगाएगा, वो अपने परिवार का बजट तैयार कर सकता है, वो अपने समय का प्रबंधन कर सकता है, वो खेल में अच्छी प्रकार से अपने पॉइंट्स और अपने स्कोर्स को कैलकुलेट कर सकता है, अच्छी प्रकार से किसी के साथ वो अपना हिसाब किताब कर सकता है, बाजार से सामान लेते समय दुकानदार के साथ वो अच्छी प्रकार से अपना हिसाब कर सकता है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान आने के लिए, समझ आने के लिए मनुष्य को, व्यक्ति को मैथ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा ये हमारा उद्देश्य है। इसमें जो गणित की 5 शाखाएं हैं, एक संख्या से संबंधित शाखा होती है, एक बीज गणित शाखा होती है जिसमें आपने देखा होगा एक्स, वाई, पी, क्यू, डब्ल्यू, ए, आर ऐसी चीजें आती हैं। एक ज्यामिति आती है जिसको अपन रेखा गणित के नाम से भी बोल देते हैं। एक त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति के अंदर आपके टैन, कॉस, साइन ये चीजें आती हैं। इसके अलावा सांख्यिकी आती है। सांख्यिकी में आपके जैसे आपका माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है ना, माध्य विचलन है, और आपके सूचकांक वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपकी सांख्यिकी के अंदर आती है। एक संभाव्यता, संभाव्यता मतलब प्रायिकता। आजकल मैथ के सिलेबस में चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे माना कि आपसे पूछा गया कि भाई एक प्रश्न है और प्रश्न के 4 विकल्प हैं और चारों में से एक विकल्प चाहिए। आपको वो प्रश्न नहीं आता और आप उसमें क्या दे रहे हैं, तुक्का। क्या दे रहे हैं, तुक्का। और आपसे कोई पूछे कि भाई ये सही जा सकता है क्या, सही जाने के कोई चांस है क्या, कोई प्रायिकता है क्या, तो उसकी सही जाने की प्रायिकता होगी 1/4, मतलब 25% चांस रहेगा कि वो सही जा सकता है, क्योंकि विकल्प है हमारे पास 4। यदि विकल्प हमारे पास 3 तो 1/3 मतलब 33% चांस रहेगा। विकल्प हमारे पास यदि 2 हैं तो 1/2 मतलब 50% चांस रहेगा। यदि विकल्प आपके पास 1 तो 1/1 मतलब 100% आपका। तो इसको प्रायिकता बोलते हैं। ये सारी चीजों की गणित की जो अवधारणा है उनको हमें समझना होता है। वास्तविक जीवन के संदर्भों सहित परिचित और अपरिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं का हल करने के लिए उचित गणितीय अवधारणा और कौशल का उपयोग करें। वास्तविक जीवन जो हमारा है, जो दैनिक जीवन जो हमारा है, इस जीवन में परिचित और अपरिचित दोनों ही परिस्थितियों में हमें समस्याओं का हल करना चाहिए। ये मैथ से ही संभव हो सकता है। एक वास्तविक जीवन के संदर्भों सहित समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें, लागू करें। वास्तविक जीवन में आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करने के लिए आपको सामान्य जो नियम है, सामान्य नियमों का जब आप चुनाव करें तो ऐसे नियमों का चुनाव करें जो आपके लिए सही हो, उचित हो। अगला इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है जांच। दूसरे पॉइंट के अंदर आता है आपका जांच। जांच के अंदर क्या आता है, जांच के अंदर आता है जो गणितीय जांच जो छात्रों को जोखिम लेने, जिज्ञासु और आलोचनात्मक विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपके बच्चे के अंदर जो जांच शब्द है या मैथ जो है वो उस बच्चे के अंदर जोखिम लेने के लिए जिज्ञासी का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की उसके अंदर एक इच्छा होती है कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो ये चीज़ उसको किससे प्राप्त होगी, उसको ये चीज़ मैथ से प्राप्त होती है। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें, पहला पॉइंट इसके अंदर जो आएगा वो चीज समझने वाली, उचित पूछताछ, गणितीय समस्या समाधान तकनीकों का चयन करें, उन्हें लागू करें। सबसे पहले हमारा होता है कि इंक्वायरी। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छी इंक्वायरी मतलब पहले उसको देखो कि ये क्या काम है, तो उचित उनका पूछताछ होनी चाहिए। गणितीय समस्या समाधान तकनीक का चयन करो। अब कौन सी गणित की समस्या है उसको हमें किस
विधि से, किस तकनीक से, किस नियम से आपको उसको सही करना है, हल करना है, उसका पहले चुनाव करो और फिर उसके बाद में उसको आप अप्लाई करो, उसको लागू करो। अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें पैटर्न को पहचानना। आपने जिस पैटर्न का प्रयोग गणितीय समस्याओं के हल में हो रहा है तो वो पैटर्न कौन सा है, पैटर्न को हम पहचानें। और जब तक हम पैटर्न को नहीं पहचानेंगे तब तक गणितीय समस्याओं का हल करना संभव नहीं होता है। पैटर्न को रिश्तों या सामान्य नियमों के रूप में वर्णित करें। पैटर्न को हमें सामान्य नियमों के रूप में उसका वर्णन करना पड़ता है कि ये पैटर्न किस प्रकार से काम करेगा, ये पैटर्न किस प्रकार से काम करेगा। एक निष्कर्षों के अनुरूप निष्कर्ष निकालें। आपका निष्कर्ष भी आपके निष्कर्षों के अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। निष्कर्ष आपके प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। एक गणितीय संबंध और सामान्य नियमों को उचित ठहराना या सिद्ध करना। गणित के संबंध और सामान्य नियम, इनको हमें उचित ठहराना चाहिए। उचित का मतलब ये हमारे समस्या के अनुरूप ही होने चाहिए। अगला है इसमें गणित में संचार। गणित में संचार, संचार का मतलब होता है किसी भी चीज का आदान प्रदान करना। तो गणित में आदान प्रदान करना, गणित एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक भाषा प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी सार्वभौमिक भाषा है। जैसे माना कि कई ऐसी भाषाएं हैं, वैसे गणित को भाषा के रूप में हम नहीं लेते हैं, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है, भाषा इसको इसलिए बोला जाता है, माना कि मैं किसी को पूछ रहा हूँ किसी चीज़ में और वो मुझे सांख्यिक पद्धति के माध्यम से बात कर रहा है, तो हम उसको ऐसे यहाँ पर, बाकी की ऐसी नहीं कि गणित को आप भाषा बता रहे हैं, गणित भाषा नहीं है, गणित एक सब्जेक्ट है, विषय है। लेकिन जहाँ पर हम सांख्यिक रूप से बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई हम गणितीय संख्याओं में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो गणित जो है एक सार्वभौमिक है, शक्तिशाली है। माना कि हमने किसी अनपढ़ व्यक्ति से कह दिया कि भाई आप 10 रुपये हमें दे दो, तो वो 10 रुपये का नोट छांट करके हमको दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गणित ऐसी भाषा है कि वो भी उसको पहचान रहा है कि ये 10 रुपये का नोट है, ये 20 का है, ये 50 का है, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं। और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि गणितीय विचारों, तर्क और निष्कर्षों को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करते समय गणितीय भाषा का उचित उपयोग करें। लेकिन आपको किसी के साथ में जब भी आप गणितीय अंकों में, संख्याओं में बात करें तो आपकी जो बातें होनी चाहिए वो उचित प्रकार से आप बात करने चाहिए। इसके अंदर हम कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो निकालते हैं, ये निष्कर्षों को अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहली बात आई, मौखिक और लिखित दोनों स्पष्टीकरणों में उपयुक्त गणितीय भाषा, नोटेशन, प्रतीक, शब्दावली का उपयोग करें। चाहे आप मौखिक रूप से किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप लिखित रूप से किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका दोनों प्रकार से ही आपका स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप दूसरे से बात करें, मौखिक में करो चाहे लिखित में करो। दूसरा पॉइंट हो गया गणितीय निरूपण के विभिन्न रूप, जैसे सूत्र है, आरेख है, तालिकाएं, चार्ट, ग्राफ, मॉडल आदि का उपयोग करें। यदि आपको गणितीय कोई जटिल समस्या है तो आप उसके लिए आप सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, आरेख बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, तालिकाएं बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, कोई मॉडल तैयार कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूपों के बीच घूमें और आपको इसका एक प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है आप लीडर उसके हैं। छात्रों को अपनी गणितीय विचारों के संचार को बढ़ाने के लिए जहां उपयुक्त हो आईसीटी उपकरण चुनने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आपको मैथ में अपनी रुचि बढ़ानी है, मैथ में अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो आपको इसके लिए आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आईसीटी उपकरण का मतलब होता है डिजिटल उपकरण। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटल तरीके से मैथ को हल करें। इसमें आ जाते हैं आईसीटी उपकरण जो हैं आपके, जिससे ग्राफिक डिस्प्ले है, कैलकुलेटर है, स्क्रीनशॉट है, ग्राफिक्स है, और स्प्रेडशीट है, डेटा शीट है, ड्राइंग है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल होती हैं। अगला इसका बिंदु है गणित में प्रतिबिंब। नंबर 4 इसका बिंदु है
गणित में प्रतिबिंब। गणित में प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि M/T गणित छात्रों को अपने निष्कर्षों और समस्या समाधान प्रक्रिया में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को शिक्षकों और साथियों के साथ अपनी सोच साझा करने और विभिन्न समस्या समाधान रणनीतियों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ अपनी गणितीय जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए जो है वो नीति तैयार कर सकता है। इसके अंदर अपन को कौन कौन से पाठ्यक्रम में आपको सक्षम कर सकते हैं। जैसे पहली बात है कि क्या उनके परिणाम समस्या के संदर्भ में मायने रखते हैं, ये हमको सबसे पहले सोचना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम किसी भी गणितीय समस्या का हल कर रहे हैं तो उसका परिणाम जो परिणाम आएगा वो हमारे लिए मायना रखेगा। इसके बारे में हमें पहले ही विचार करना चाहिए कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। उनके निष्कर्षों के महत्व को समझाइए, उनका जो निष्कर्ष है उसका महत्व बताइए। जहां उपयुक्त हो अपने परिणामों की सटीकता की डिग्री को उचित ठहराए। जहां भी आपको उपयुक्त लगे तो वहां पर परिणामों की सटीकता की डिग्री को उचित ठहराए। परिणामों की सटीकता आपके पास होनी चाहिए। सटीकता का मतलब होता है कि परिणाम ऐसा होना चाहिए कि उस विषय से संबंधित हो, तो उसको हम परिणामों की सटीकता कहते हैं। और एक आवश्यकता पड़ने पर विधि में सुधार का सुझाव है। यदि आपको कोई भी आवश्यकता ऐसी पड़ी कि भाई इस विधि से मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मुझे दूसरी विधि यूज करनी चाहिए, तो दूसरी विधि आपको यूज कर लेनी चाहिए। ये तो आपके गणितीय शिक्षण के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे, विज्ञान के शिक्षण और अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। छात्रों को हम प्रोत्साहित भी करेंगे और छात्रों को हम सक्षम बनाएंगे। इसमें पहला पॉइंट आपके लिए आएगा विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जिज्ञासु दिमाग और जिज्ञासा विकसित करना। कि विज्ञान पढ़ने से जो बच्चा होता है, व्यक्ति जो होता है, उसका दिमाग जो होता है वो जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु दिमाग का मतलब वो हर समय हर चीज को सीखने की, हर चीज का अध्ययन करने की जिज्ञासा रखता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य ये हो जाएगा कि वो ज्ञान के प्रति ज्ञान का जिज्ञासु हो जाता है। आप इसमें जिज्ञासा डाल सकते हैं। पहला पॉइंट आप जिज्ञासा, मतलब बच्चा जो है, व्यक्ति जो है वो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करेगा। एक समस्या, दूसरा हो गया समस्याओं को हल करने और वैज्ञानिक और अन्य संदर्भों में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान, वैचारिक समझ और कौशल हासिल करना। समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक माना कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई और उसका हल आपको किसी आविष्कार करके या किसी नई चीज की खोज करके, नया अध्ययन करके ही आप उसका हल कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक ज्ञान के लिए आपको विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपको विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आप उस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। एक वैज्ञानिक जांच को डिजाइन करने और निष्पादित करने, निष्कर्ष निकालने के लिए, वैज्ञानिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना। वैज्ञानिक मूल्यांकन, वैज्ञानिक मूल्यांकन। यदि आपको विज्ञान का मूल्यांकन करना है, विज्ञान के बारे में जांचना है, परखना है कि विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से सहयोगी है, तो आपको विज्ञान का अध्ययन आपके पास होना चाहिए, विज्ञान के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों को विभिन्न तरीकों से सटीक रूप से प्रेषित करना। वैज्ञानिक विचारों को प्रेषित करना, वैज्ञानिक विचारों को
प्रेषित करना। यदि आप किसी भी चीज के बारे में वैज्ञानिक विचार रखते हैं, आपको विज्ञान के बारे में पता है, तो यदि आप वैज्ञानिक विचारों को दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं वैज्ञानिक विचार, तो आपको इसके लिए विज्ञान का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगला इसका जो अपन यदि उद्देश्यों की बात करें, ये केवल आपके सामान्य उद्देश्य है। यदि आप इसके मूल उद्देश्यों की बात करेंगे, इसके बाद ये तो आपके ये है कि आप विज्ञान आपके किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। यदि आप इसके मूल उद्देश्यों की बात करते हैं, तो मूल उद्देश्यों में सबसे पहला आ जाएगा एक दुनिया। एक दुनिया का मतलब होता है कि छात्रों को विज्ञान और समाज के बीच परस्पर निर्भरता को समझने में सक्षम बनाना, कि छात्र विज्ञान और समाज, मतलब समाज जो है वो विज्ञान के ऊपर निर्भर है, विज्ञान जो है वो समाज के ऊपर निर्भर है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले आपको विज्ञान का जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। विज्ञान का ज्ञान आपको इसको समझाने में बहुत सही रहेगा। तो इसमें और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अपन के आती है इस पॉइंट के अंदर, उन तरीकों का वर्णन और चर्चा करें जिसमें विज्ञान को स्थानीय और वैश्विक समस्याओं का हल करने के लिए लागू और उपयोग किया जाता है। मतलब विश्व की समस्याओं का हल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। विज्ञान और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लाभों और सीमाओं के साथ साथ जीवन और समाज पर उनके प्रभावों का वर्णन और मूल्यांकन करें। विज्ञान जो है इसके लाभ देखो, विज्ञान किस प्रकार से हमको लाभ पहुंचा रही है, इसकी सीमाएं क्या है, मतलब इसके दोष भी है तो दोष क्या है, वो हमारे समाज पर क्या प्रभाव दे रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए। एक हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इसका ज्ञान भी हमें करना चाहिए। एक विज्ञान जो है वो उसके अनुप्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, नैतिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब जो विज्ञान है वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अन्य चीजों के साथ में किस प्रकार परस्पर जुड़ी हुई है, तो ये भी हमें इसमें पता चलता है किसके अंदर, एक दुनिया के अंदर। जो अगला जो अपन का पॉइंट इसके अंदर आएगा वो आएगा विज्ञान में संचार। जैसे हमने गणित में संचार पढ़ा, ऐसे ये विज्ञान में संचार है। विज्ञान में संचार का मतलब है कि विज्ञान जो है वो छात्रों को एक नए नए कौशल सिखा करके और उनको सक्षम बनाती है। और इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करना बच्चों को सिखाया जाता है। वैज्ञानिक जानकारी संप्रेषित की जाती है, उनको उचित तरीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक जानकारी जो है वो एकत्रित की जाती है। स्रोतों का वो उपयुक्त मानते हुए विभिन्न प्रारूपों में वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करें। आपको वैज्ञानिक जानकारी आपके पास किस प्रकार की है, तो उसको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर हम दूसरे लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं। डेटा और सूचना को संभालते समय ईमानदारी प्रदर्शित करें। जो भी हम विज्ञान के अंदर कोई भी डेटा या स्रोत जो भी अपन ले रहे हैं उसमें हमको ईमानदारी दिखानी चाहिए, उसमें सही डेटा और सही स्रोतों का उपयोग हमको करना चाहिए। वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंचने और संसाधित करने और संचार करने के लिए जहाँ उपयुक्त हो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला का उपयोग करें। जहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार के आंकड़ों और स्रोतों की आवश्यकता हो, यहाँ पर आपको किसी प्रकार के शक हो, संदेह हो, तो हम सूचना और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जो है उसकी भी हम सहायता ले सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर बिंदु आएगा विज्ञान का ज्ञान और समझ। जिस प्रकार अपन ने मैथ में पढ़ा उसी प्रकार इसमें ज्ञान व समझ, विज्ञान का ज्ञान व समझ। इसमें क्या है कि विज्ञान के ज्ञान और समझ में जो बच्चे के अंदर विज्ञान की जो मूल विचार हैं, जो मूल अवधारणा है, उनको इसके अंदर रखा जाता है। पाठ्यक्रम में छात्रों को इसमें क्या फायदा मिलेगा, किस प्रकार से वो सक्षम होंगे। सबसे पहले तो उनको वैज्ञानिक जानकारी को पहचाने और याद रखे। सबसे पहले बच्चा जो है वो वैज्ञानिक जानकारी को
पहचानेगा, देखेगा और उसको याद रखेगा। दूसरा, परिचित और अपरिचित स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी को समझाएं। चाहे स्थिति परिचित हो या अपरिचित हो, समस्या का हल करने के लिए हमको वैज्ञानिक जानकारी को समझाना चाहिए। प्रयोगात्मक डेटा और विचारों दोनों में घटकों, संबंध और पैटर्न की पहचान करके वैज्ञानिक जानकारी का विश्लेषण करें। जो भी वैज्ञानिक जानकारी हमारे पास है उसको हम चाहे दूसरे को किसी प्रकार से समझाएं, चाहे उसमें प्रयोग वगैरह दें, अपने विचारों को मिक्स करें, तो उसको हम वैज्ञानिक जानकारी का विश्लेषण करके ही बताएं। एक विभिन्न स्रोतों, इंटरनेट, समाचार पत्र, लेख, टेलीविजन, वैज्ञानिक पाठ और प्रकाशन से वैज्ञानिक जानकारी पर चर्चा और मूल्यांकन करें। इसकी विश्वसनीयता का आकलन करें। इंटरनेट है, समाचार पत्र आदि से भी हम वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्वसनीय होते हैं। एक होता है इसमें नंबर 4 पर वैज्ञानिक जांच। वैज्ञानिक जांच, वैज्ञानिक जांच के अंदर हमको क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज हमको पढ़नी होती है। वैज्ञानिक जांच द्वारा परीक्षण की जाने वाली समस्या या शोध प्रश्न को परिभाषित करें। वैज्ञानिक जांच के द्वारा जो भी चीज का समस्या का परीक्षण किया जाएगा या उस पर शोध किया जाएगा, उसको हमें अच्छी तरीके से परिभाषित करना चाहिए। एक परिकल्पना तैयार करें और तार्किक वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करके इसकी व्याख्या करें। एक आपको सबसे पहले एक परिकल्पना तैयार करनी होगी और उसको वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा ही आपको दूसरे तक उसको विश्लेषित करना होगा। एक वैज्ञानिक जांच डिजाइन करें जिसमें चर और नियंत्रण, आवश्यक सामग्री, उपकरण, पालन की जाने वाली विधि, एकत्र किया जाने वाला डेटा और इसके विश्लेषण के लिए सुझाव शामिल हो। आपको वैज्ञानिक जांच के अंदर जितनी भी सामग्री आपने उपयोग में ली है, कौन सी विधि आपने उपयोग में ली है, कितना डाटा आपने एकत्रित किया है, उसका सबका विश्लेषण होना चाहिए। इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर टिप्पणी करते हुए विधि का मूल्यांकन करना है। आपको ये भी मूल्यांकन करना है कि जो भी चीज मैं यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूँ वो कितना विश्वसनीय है। एक विधि में सुधार का सुझाव है। यदि कोई विधि है जो आप यूज कर रहे हैं, यदि आप उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रसंस्करण डेटा। प्रसंस्करण डेटा, प्रसंस्करण डेटा के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करना, व्यवस्थित करना और संसाधित करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को व्यवस्थित रखा, डेटा को स्टोर किया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जिसमें पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो पहला पॉइंट आएगा कि माप की उपयुक्त इकाइयों का उपयोग करके डेटा एकत्रित करें और रिकॉर्ड करें। मतलब आप यदि कहीं से भी डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको डेटा मापने की उपयुक्त इकाई का उपयोग करना चाहिए। गणितीय गणना और दृष्ट प्रतिनिधित्व सहित डेटा को संख्यात्मक और आरेखीय रूपों में व्यवस्थित करें। आपको डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यदि ग्राफ बनाना पड़े, आरेख बनाना पड़े, चार्ट बनाना पड़े तो वो हमको बनाना चाहिए। एक उपयुक्त संचार मोड और परंपराओं का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से डेटा प्रस्तुत करें। संचार का मोड और परंपरा, माप की इकाइयां, कौन कौन सी इकाइयों में कैसे कैसे आपने उसका मापन किया है, उसका उपयोग करके हमको डेटा प्रस्तुत करना चाहिए। एक प्रवृत्तियों, पैटर्न और संबंधों की पहचान करके डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना। आपको यदि वो डेटा किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, उसके सामने उसको एक्सप्लेन करना है, विश्लेषण देना है, तो आप उसको एक निश्चित पैटर्न के अंदर उसको आप विश्लेषित करें। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और डेटा के विश्लेषण की तर्क संगत व्याख्या द्वारा समर्थित निष्कर्ष निकालें और लास्ट में आपको उसका एक निष्कर्ष निकालना होता है। अगला पॉइंट आएगा विज्ञान में दृष्टिकोण। विज्ञान में दृष्टिकोण, विज्ञान में दृष्टिकोण, ये उद्देश्य जो है वो विज्ञान से थोड़ा सा अलग हटके है। उन दृष्टिकोण और स्वभावों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है जो छात्रों के विकास में देखभाल करने वाले और जिम्मेदार व्यक्तियों और समाज के सदस्यों के रूप में योगदान देंगे।
जो व्यक्ति उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस बच्चे के विकास में उनका योगदान है, उनके बारे में इसमें देखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? सामग्री और तकनीकों का सुरक्षित और कुशलता पूर्वक उपयोग करके वैज्ञानिक जांच करें। आपको कौन सी सामग्री, कौन सी तकनीक हम यूज कर रहे हैं, उसका हमें अच्छी प्रकार से क्या है देख लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये चीज हमको देखनी चाहिए। एक टीम के सदस्यों के रूप में प्रभावी ढंग से काम करें, सहयोग करें, दूसरों को स्वीकार करें, उनका समर्थन करें और साथ ही एक सुरक्षित कार्य वातावरण निश्चित करें। एक टीम सदस्य के रूप में काम करना चाहिए। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनके साथ आप एक अच्छी प्रकार से, एक अच्छी भावना से उनके साथ व्यवहार करें और उनके कार्यों को अपन देखें, उनके कार्यों को हम देखें। इससे क्या होता है कि टीम का जो वर्क है वो अच्छी प्रकार से संपन्न होता है। अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं और जीवन और निर्जीव पर्यावरण के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करें। अपने प्रति सम्मान की भावना रखें और दूसरे के प्रति भी हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा निर्जीव पर्यावरण है इसके साथ हम एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 2.1 और 2.2 के अंदर जो है आपको एक निष्कर्ष के रूप में हमने एक शॉर्ट रूप में हमने आपको इसका विश्लेषण किया। हमें लगेगा, ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ काम की है, आपको ये चीज़ आपके पढ़ाई में सहयोग करेगी। और नेक्स्ट वीडियो हम अगली यूनिट जो है 2.3, 4, 5, 6 यूनिट, इसमें 2.6 तक है शायद, तो उसका भी हम अलग से आपको वीडियो बनाकर आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको प्रेषित करेंगे। जब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।